हेलो फ्रेंड्स, न्यू टॉपिक्स की सीरीज में आज चर्चा करेंगे फार्म बिल 2020 की। जानने का प्रयास करेंगे फार्म बिल 2020 के प्रोविजंस के बारे में और इससे रिलेटेड जो कुछ स्टेट्स में अप्रोर हो रहा है या स्टेक होल्डर्स के मन में जो डाउट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गुरुजी, फार्म बिल जो है वो शुरू से ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है और सोसाइटी में एक सेक्शन सोसाइटी का और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस बिल को किसान विरोधी बिल बता रहे हैं, फार्मर विरोधी बिल बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक सेक्शन है जो कि इसे बड़ा ही रेवोल्यूशनरी और प्रोग्रेसिव प्रो फार्मर बिल बता रहे हैं। तो कृपया करके इस स्थिति के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी देंगे, थोड़ी अवेयरनेस देंगे। चतुर देखो, 3 जून 2020 को 3 ऑर्डिनेंसेस को मंजूरी दी जाती है और 20 सितंबर 2020 को उन ऑर्डिनेंसेस को फिर बिल्स के रूप में पारित कर दिया जाता है। और यही तीनों जो बिल्स हैं अब फार्म बिल के नाम से जाने जा रहे हैं। पहला यहाँ पर चतुर जो बिल है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। तीसरा जो बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। गुरुजी, फार्म बिल 2020 को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है क्योंकि सोसाइटी का जो एक सेगमेंट है वो इसके लिए काफ़ी विरोध और रोष प्रदर्शन कर रहा है। तो फार्म बिल 2020 को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? फार्म बिल 2020 क्यों लाया गया, क्या जरूरत पड़ गई, उसे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि वास्तव में हमारे देश में किसानों की जो स्थिति है वो क्या है। चतुर, कृषि जनगणना 15-16 के अनुसार 15-16 के अनुसार कृषि क्षेत्र में स्मॉल एंड जो मार्जिनल फार्मर हैं उनका कुल नंबर 12 करोड़ से ऊपर है। 35% जो किसान हैं उनके पास 0.4 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, जबकि 69% के पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है और 87% के पास 2 हेक्टेयर से भी कम है। अगर हम आमदनी की बात करें तो 1 से 2 हेक्टेयर वाले किसान जहां 50,000 रुपीज पर एनम कमाते हैं, वहीं 0.4 हेक्टेयर लैंड वाला जो किसान है उसकी सालाना आय, चतुर ध्यान से सुनो, 8,000 रुपए से भी कम है। चतुर, अब बात करते हैं द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडिया की, जिनकी 2012 में जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसके अनुसार लगभग 13,755 फार्मर्स ने ऑल ओवर इंडिया सुसाइड्स कमिट किए। उसमें से भी 76% जो सुसाइड्स थी वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और केरला में कमिट की गई। रीजंस इसके पीछे फेलियर्स ऑफ क्रॉप, डेप्ट बर्डन और किसानों को उनकी उपज का बेहतर और समय पर मूल्य ना मिलना रहा। तो अब किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए और ये जो एक विशियस सर्कल है जो अभी प्रेजेंटली रन हो रहा है एग्रीकल्चर सिस्टम में, उससे बाहर निकालने के लिए ये तीनों बिल अस्तित्व में लाए गए हैं। चतुर, अब सबसे पहले यहां पर डिस्कस करेंगे फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। इसके अधीन एक ऐसा सुगम और फ्री इकोसिस्टम डेवलप करने का प्रावधान है जहां पर कि किसान को अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको खरीदने और बेचने की आज़ादी रहेगी। मंडी के बाहर भी वो अन्य जरियों से अपने उत्पादों का व्यापार कर पाएगा। उपज बिना किसी बाधा के बेचने के लिए इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट उसको कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज और सिस्टम्स जो हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। फार्मर्स को कोई सेस नहीं देना पड़ेगा, माल ढुलाई का कोई खर्चा नहीं वहन करना पड़ेगा, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे रहेगी। ई ट्रेडिंग का मंच उपलब्ध करवाया जाएगा जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग पॉसिबल हो सकेगी। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, यूनिट्स पर भी व्यापार करने की स्वतंत्रता रहेगी। जो किसान है उसकी खरीदार तक सीधी पहुंच होगी, यानी नो मिडिल मैन, और उत्पाद की उसको यहाँ पर अच्छी और पूरी पूरी कीमत मिल पाएगी। तो यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जहां पर कि किसानों को अपनी फसल अपनी चॉइस से बेचने की आजादी होगी।
चतुर, अब दूसरे बिल की बात करते हैं, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल की। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। छोटे किसानों को ध्यान में रखकर यहाँ पर स्पेशली प्रोविजंस बनाए गए हैं कि किसान कैसे सीधे सीधे व्यापारी, कंपनियों, प्रोसेसिंग यूनिट्स और एक्सपोर्टर्स के साथ जुड़े। यहाँ पर सोइंग के टाइम से ही फसल का दाम तय हो जाएगा, प्रोविजन है इसका। मूल्य का आश्वासन होगा। दाम बढ़ने पर जो आपका मिनिमम प्राइस है उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट का भी यहाँ पर चांस बना रहेगा। मार्केट की जो अनिश्चितता है उसका जोखिम जो है, उसका रिस्क जो है, अब फार्मर से हटकर स्पॉन्सर्स पर सीधे सीधे चला जाएगा। और प्राइस फ्लक्चुएशन का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा हमारे फार्मर्स पर बना रहता था, अब वो किसी तरह से भी उनको इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर क्योंकि वो सीधे सीधे ट्रेडिंग कंपनीज के साथ, बिजनेस हाउसेस के साथ जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए लेटेस्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर्स और सीड्स उनके लिए अवेलेबल होंगे, उन तक उनकी पहुंच होगी। ट्रेडिंग कॉस्ट यहाँ पर लेस होगी, मिनिमम होगी और हायर इनकम जनरेशन के चांसेस हैं। किसी तरह से भी अगर यहाँ पर कोई झगड़ा हो जाता है तो उसकी 30 डेज के अंदर निपटारे की भी व्यवस्था है। तो चतुर, यहाँ पर उनके लिए रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी अब अवेलेबल होगी। बात कर लेते हैं असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 की, जिसके थ्रू चतुर यहाँ पर 1955 के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से संबंधित जो लॉ था, जो प्रोविजंस थे, उसमें सुधार किया गया और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो नहीं जमा करने का एक कठोर नियम था उसमें काफी छूट दी गई। अब यह कंडीशन 2 ही समय यानी वॉर या फैमिन टाइम पर ही लागू होगी। अनाज, दलहन, तिलहन, जो ऑयल्स हैं, प्याज, आलू को असेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से हटा दिया गया। प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अब गवर्नमेंट के किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई भय नहीं रहेगा। प्रोडक्शन, भंडारण, ढुलाई, वितरण, आपूर्ति करने की उनको आज़ादी रहेगी। लार्ज स्केल पर मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकेगा। प्राइवेट डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होगा। कोल्ड स्टोरेज में भी इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज बनेगी। खाद्य आपूर्ति जो श्रृंखला है उसके मॉडर्नाइजेशन में बहुत मदद मिलने वाली है। चतुर, अब तुम्हारे प्रश्न पर आते हैं। भाई, इस बिल को या इन बिल्स को लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखो, इससे पहले जो एक किसान था वो केवल अधिसूचित मंडियों में ही अपना सामान बेच सकता था। अधिसूचित मंडियों के बाहर सामान बेचने पर उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। यहां पर भी एक लाइसेंस होल्डर बायर को ही सामान बेचना है, ऐसी उस पर रिस्ट्रिक्शंस थी। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट मतलब इंटर स्टेट उसको अपना प्रोड्यूस बेचना है तो यहां पर भी उसे कदम कदम पर ढेरों बाधाएं उसके सामने आती थी। अगर कहीं बम्पर पैदावार हुई है, पैदावार बहुत अच्छी हुई है, किंतु कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था ना होने पर, प्रोसेसिंग यूनिट्स ना होने पर, निर्यात निवेश में अभाव होने के कारण यहां पर उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता था। डेब्ट के अंडर किसान आ जाता था और कई बार इसके चलते किसान आत्महत्या तक कर लेते थे। गुरुजी, यहाँ पर जो सोसाइटी का एक सेक्शन है या किसान जो भाई भी हैं यहाँ पर, उनके मन में कुछ डाउट्स हैं जिनको लेकर कि वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या उन डाउट्स की भी अब चर्चा कर ली जाए? गुरुजी, यहाँ पर जो सबसे पहले या सबसे बड़ी शंका है वो यहाँ पर ये है, क्या एपीएमसीज या मंडियाँ जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, मंडियां जो हैं वो बिल्कुल समाप्त नहीं होंगी। उनमें जैसे पहले व्यापार होता था वैसे ही व्यापार होता रहेगा। गुरुजी, दूसरा जो यहाँ पर डाउट है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है। अब यहाँ पर ये बात निकल कर आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू जो लैंड है उसकी होल्डिंग जो है वो बिजनेस हाउसेस के पास चली जाएगी। और दूसरी बात ये है, क्या जो फार्मर है वो इतना स्ट्रांग है कि वो अपनी कॉस्ट को फिक्स करवा पाए इन बिजनेस हाउसेस से? अरे नहीं चतुर, देखो यहाँ पर क्लियरली इन प्रोविजंस में मेंशन किया गया है कि फार्मर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पूर्ण रूप से फ्री होंगे। यहाँ पर वो अपनी इच्छा के अनुसार दाम तय कर पाएंगे जिसका भुगतान 3 दिन के भीतर होगा। और जहां तक रही लैंड होल्डिंग की बात, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है किसी प्रकार से भी लैंड होल्डिंग्स नहीं की जाएंगी बाय बिजनेस हाउसेज।
अगला जो बहुत बड़ा डाउट यहाँ पर ये है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर से जो स्पॉन्सर हैं वो परहेज कर सकते हैं। देखो चतुर, ये भी एक भ्रांति है या एक ऐसी र्यूमर है जो फैलाई जा रही है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है इन बिल्स में कि भाई देश भर में लगभग 10,000 जो कृषक उत्पादक समूह हैं उनका निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर वो छोटे छोटे किसानों को जोड़कर उनको उनकी फसल का बाजार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे। गुरुजी, एक बहुत बड़ी शंका ये भी है, डाउट ये भी है कि नई व्यवस्था में विवाद की अगर स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने एक छोटा सा किसान कैसे टिक पाएगा। विवाद की स्थिति में, लाभ की स्थिति में तो कंपनी ही रहेगी। नहीं नहीं चतुर, अब ध्यान से समझो। देखो, विवाद की स्थिति में किसान को किसी तरह से भी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह निपटारा लोकल लेवल पर ही कर लिया जाएगा, उसकी व्यवस्था की गई है। गुरुजी, अब इस सारी सिचुएशन में एक जो बहुत बड़ा डाउट है हमारे किसान भाइयों को, फार्मर्स को, वो ये है कि अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP वो भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। चतुर, अब यहाँ पर एक चीज समझने के योग्य है। देखो, आजादी के बाद से ही किसानों की स्थिति कोई बड़ी अच्छी नहीं रही है। मेहनत लागत के बदले उन्हें जो उनकी फसल का रिटर्न मिलता है, प्रोड्यूस का रिटर्न मिलता है, वो बहुत ही कम मिलता रहा है। 1964 में पहली बार जो था खाद्य अनाज मूल्य समिति बनाई गई और उसके अधीन 1966 और 67 में गेहूं धान का जो था पहली बार MSP तय हुआ, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 1965 में FCI का गठन किया जाता है, जहां पर कि फूड ग्रेन्स का भंडारण होता था। और फिर यहीं से FCI और नेफेड के अधीन से जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहां से अनाज जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में वितरित किया जाता था। तो इस प्रकार चतुर 1966 और 1967 में पहली बार गेहूं और धान का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो तय किया गया। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से किसानों को कितना फायदा मिलता रहा है या हुआ है, यह हमेशा से ही एक बर्निंग टॉपिक रहा है। इस पर बहुत सारी चर्चाएं भी चलती रही हैं। साल 2015 में FCI का पुनर्गठन करने का सुझाव देने वाली जो कमेटी है, शांता कुमार कमेटी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन किया कि भाई MSP का लाभ तो केवल 6% फार्मर को ही मिल रहा है, वेयर एज जो 94% फार्मर्स हैं दे आर आउट ऑफ इट्स रीच। अब नीति आयोग की रिपोर्ट की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो उन्होंने भी एक चौंकाने वाला फैक्ट जो था बताया कि भाई 81% जो किसान भाई हैं हमारे देश के, उनको MSP के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था कि सरकार यहाँ पर कई प्रकार की फसलों पर MSP भी देती है। अब यहाँ पर प्राइस कंपैरिजन भी कर लेते हैं MSP का। 2009 में गेहूं का MSP था 1100 रुपीज, वही 2019 में वो था 1735 रुपीज। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के बाद, रिकमेंडेशन के बाद 6 और जो रबी क्रॉप्स थी उनको MSP के अधीन लाया गया और साथ ही साथ उनका MSP भी बढ़ाया गया। तो यहाँ पर इन बिल्स में कहीं पर भी MSP को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, ना ही उसकी कोई चर्चा हुई है। गुरुजी, यहाँ पर APMC के जो अस्तित्व है उनको लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि धीरे धीरे APMC जो हैं वो रिडंडेंट होती जाएंगी। चतुर, यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि APMCs का जो सिस्टम था वो अस्तित्व में क्यों आया। भाई APMCs का जो एक सिस्टम था वो अस्तित्व में इसलिए लाया गया ताकि कृषकों को हर प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। लेकिन समय के साथ साथ यह महसूस किया जाने लगा कि ये सिस्टम खुद से ही कृषकों की एक्सप्लॉयटेशन का बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। यहाँ पर एक मल्टी लेयर टैक्स की व्यवस्था, जिसे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट के नाम से जाना जाता है, वो थी। मंडी टैक्स था, सेस था, आड़तिया कमीशन थी।
और ये कमीशन जो हैं वो टोटल मिलाकर अगर हम अकेले अकेले पंजाब स्टेट की ही बात करें तो 7,000 करोड़ रुपए का एनुअल इनकम दे रही थी स्टेट को, जो कि 8 से 8.5 तक वेरी करती है ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हरियाणा में यही ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो 7% है और बाकी भारत में ये 2.5 से 3.5 तक वेरी करती है। बट अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये कौन बेयर कर रहा था। भाई ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट केवल और केवल फार्मर ही तो बेयर कर रहा था, क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मंडी के सिवाय अपना प्रोडक्ट बेचने की। तो जो सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, अब वास्तव में वही सिस्टम जो है उसे अंदर से खोखला कर रहा था। तो चतुर यहां पर फिर बहुत आवश्यक हो गया था कि जो संपूर्ण भारत का अन्नदाता है यानी कि हमारे कृषक भाई, उनके लिए ऐसे प्रोविजंस की व्यवस्था करना जहां पर कि वो अपनी मर्जी से अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय कर सके। अब वो ना केवल अपने प्रोडक्ट की कीमत तय कर पाए, बल्कि यहाँ पर वो वन इंडिया वन मार्केट विजन के अधीन कहीं भी भारत में बेरोक टोक अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने के लिए भी स्वतंत्र हैं, फिर वो चाहे मंडी के अंदर हो चाहे वो मंडी के बाहर हो। गुरुजी यहाँ पर एक और जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट के अधीन आता है अंडर 7th शेड्यूल, तो क्या यहाँ पर सेंटर एग्रीकल्चर के विषय में हस्तक्षेप कर सकता है, वो इसके बारे में प्रोविजंस बना सकता है? भाई चतुर, तुम्हारा कहना बिल्कुल यहाँ पर सही है। एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है अंडर 7th शेड्यूल आर्टिकल 26 जो है इट पुट्स एग्रीकल्चर इनटू एंट्री 14, और यहाँ पर जो एपीएमसीज भी हैं मार्केट जो है वो एंट्री 28 का पार्ट है। तो ऑब्वियसली वो स्टेट ज्यूरिडिक्शन के अधीन ही आती हैं, उसका ही सब्जेक्ट है। पर यहाँ पर ये भी समझने की बात है भाई, सेंटर जो है it can invoke the article 301 of Constitution of India that deals with the freedom of trade, commerce and intercourse. Additionally, this article reads that center has all the power to regulate interstate trade and commerce under entry 42 of union list mentioned in 7th schedule. तो अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 1961 की एक बहुत लैंडमार्क रूलिंग है, उसका भी हवाला दिया जा सकता है, उसको भी रेफरेंस में लिया जा सकता है। अतिबाड़ी टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ असम एंड अदर्स। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया था इस जजमेंट में कि भाई आर्टिकल 301 के अधीन सेंटर जो है वो ना केवल इंटरस्टेट बल्कि इंट्रास्टेट ट्रेड और गुड्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और ये जो आर्टिकल है इसके अधीन भारत को एक यूनिफाइड मार्केट प्लेस की तरह देखा जाता है। इसी आर्टिकल का प्रयोग करके अब वन नेशन वन टैक्स रिफॉर्म्स भी किए गए थे थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी हाँ, हमारा उद्देश्य केवल इन वीडियोस के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं है, बल्कि वो विजडम भी क्रिएट करना है कि जहाँ पर हम ये समझ पाएँ कि डिफरेंट लेजिस्लेशंस, एक्ट्स और बिल्स को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उनका जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक्ट्स को लाए जाने से पहले स्टेक होल्डर को जब हम उसमें शामिल नहीं करेंगे पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के तहत, उनकी राय वहाँ पर नहीं लेंगे, तो क्वासाई फेडरल स्ट्रक्चर में फिर कोई भी लेजिस्लेशन या बिल है वो कितनी ही अच्छी नीयत के साथ क्यों ना बना हो और लागू किया गया हो, समाज में उसके लिए एक रिफ्ट और अपरोध तो रहेगा ही रहेगा। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये आवश्यक है कि हम स्टेक होल्डर्स को अवेयर करें, जैसे कि यहाँ पर फार्मर्स हैं। और इस अवेयरनेस के लिए हम हर बार सरकार को नहीं देख सकते, सरकार की ओर नहीं देख सकते। यहाँ पर सिविक सोसाइटी का भी बहुत अफर्मेटिव रोल है। इसलिए TLSA अब यह अवेयरनेस वीडियोस आपके समक्ष समय समय पर लेकर आता है और इसी तरह से विभिन्न बर्निंग टॉपिक्स, बिल्स की डिस्कशन यहाँ पर होती रहेगी।
ताकि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक यहाँ पर फार्मर भाई जो 70 से 52% ही रह गए हैं, वो हर बार की तरह ठगा महसूस ना करें अपने हकों के प्रति। अभी जो उन्हें इन पॉलिसीज़ के ज़रिए बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनके प्रति जागरूक हों, अवेयर हों। ऐसे ही कुछ एजुकेटिव वीडियोस के साथ, अवेयरनेस वीडियोस के साथ हम आपके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।